ऑलराइट, तो चलिए इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एज्योर की वर्चुअल मशीन सर्विस के बारे में, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। इस सर्विस की मदद से हम लोग क्लाउड में अपनी वर्चुअल मशीन बनाएंगे, चाहे वो वर्चुअल कंप्यूटर हो या तो वर्चुअल सर्वर। अब कंप्यूटर सर्वर में बेसिक डिफरेंस ये है कि कंप्यूटर को हम पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हैं एंड सर्वर में कुछ हम लोग सर्व कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट को आप होस्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, वहां पे कस्टमर्स को या तो यूजर्स को अपनी वेबसाइट या तो वेब पेजेस सर्व कर रहे हो। ओके, एंड इसको हम लोग वर्चुअल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हम सर्वर बनाएंगे वो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। ओके, वो क्लाउड में है एंड उसको यूज करने के लिए हमको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। दैट्स इट। एंड जिस तरह से हमारे पर्सनल कंप्यूटर या तो किसी सर्वर में स्पेक्स होते हैं ना, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्जन है, रैम कितनी है, सीपीयू कितना है, स्टोरेज कितना है, उसी तरीके से जब हम क्लाउड में वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो ये सारे स्पेक्स हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि वर्चुअल मशीन बनाते कैसे हैं, उसको यूज कैसे करते हैं। ऑलराइट, सो प्रैक्टिकल करने से पहले एक यूज केस से समझते हैं कि वर्चुअल मशीन की हमको कहाँ जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स प्रैक्टिकल करते हुए हम लोग एक रियल लाइफ यूज केस भी सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सा यूज केस है, मान लीजिए एक वेबसाइट है आपने बनाई है अपने बिजनेस के लिए। ओके, कोडिंग वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इस वेबसाइट को आपको होस्ट करने के लिए एक सर्वर की जरूरत है। तो पहला तरीका ये है कि भाई आप ये जो सर्वर है फिजिकली आप ये सर्वर खरीद लो, उस पर वेबसाइट होस्ट कर लो एंड इस सर्वर को आप खुद मेंटेन करो। या तो एक और जो सिंप्लीफाइड तरीका है वो क्या है, हम लोग एज्योर वर्चुअल मशीन सर्विस को यूज करके क्लाउड में अपनी एक वर्चुअल सर्वर को सेटअप करें और वहां पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करें। और वही हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। एंड प्रैक्टिकल सेशन में जो भी स्टेप्स हम लोग परफॉर्म करेंगे उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, सो दैट आप किसी भी स्टेप पे कंफ्यूज नहीं हो एंड मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे एक वर्चुअल मशीन कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ठीक है कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और वर्चुअल जब मशीन या तो वर्चुअल सर्वर जब हम बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एक वेबसाइट को होस्ट करना है, उसके लिए हमको एक वेब सर्वर भी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो भी सेटअप करेंगे। लेकिन वो सेटअप हम लोग करेंगे यूजिंग अ स्क्रिप्ट। वो कैसे होगा वो भी देखेंगे। और स्क्रिप्ट हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये स्लाइड पे आपको मिल जाएगी। डायरेक्ट या तो कॉपी पेस्ट कर लो या तो बहुत सिंपल सी बैच स्क्रिप्ट है, आप टाइप भी कर सकते हो। और इसमें हम लोग सिंपली देखोगे क्या कर रहे हैं, यूजिंग द कमांड हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं अपाचे 2 जो कि वेब सर्वर है, और उसको स्टार्ट एंड इनेबल कर रहे हैं। ओके, और हम लोग एक सिंपल सी स्टैटिक वेब पेज वहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। आप देखोगे index.html हम लोग ने बनाया यूजिंग द echo कमांड, और हम लोग ने सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, वेलकम टू अपाचे वेब सर्वर ऑन एज्योर। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वर्चुअल मशीन हमारा या तो सर्वर बन गया है, अब उस सर्वर को एक्सेस कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे और अलग अलग तरीके से कैसे करेंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे। नेटवर्क एंड फायरवॉल रूल्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे एक्सपोज करना है, राइट। सो वो वाला भी पार्ट हम लोग कवर करेंगे एंड सो ऑन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो ये है अपना एज्योर डैशबोर्ड, portal.azure.com। अकाउंट सेटअप ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर लिया लास्ट सेक्शन में। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जाके ऑल रिसोर्सेज में मैं आपको दिखा देता हूँ कि करेंटली यहाँ पे कोई भी रिसोर्स नहीं बना है। ओके, इसके बाद वर्चुअल मशीन बनाने के लिए सिंपली सर्च बॉक्स में आप सर्च कर लो वर्चुअल मशीन। ये आ गया वर्चुअल मशीन, क्लिक करते हैं। करेंटली कोई वर्चुअल मशीन नहीं है, प्लस क्रिएट बटन पे क्लिक करो, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, चलिए वन बाय वन कवर कर लेते हैं। पहले तो है प्रोजेक्ट डिटेल्स, इसमें है सब्सक्रिप्शन। तो जब हम लोग ने अकाउंट क्रिएट किया था एंड पेमेंट डिटेल्स दी थी, तब वहाँ पे हमारा एक डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन बन गया था, सो वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, इसके बाद इट इज़ आस्किंग फॉर द रिसोर्स ग्रुप। तो जब भी हम एज्योर में कोई रिसोर्स बनाते हैं उसको एक रिसोर्स ग्रुप के अंडर बनाते हैं। सो दैट मीन्स रिसोर्स बनाने के पहले हमारे पास एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। तो अगर ऑलरेडी नहीं है तो हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू, और यहाँ पे आपको एक रिसोर्स ग्रुप का एक नाम देना है। तो हम लोग एक सिंपल सा नाम दे देते हैं, लेट्स से एज्योर VM RG। RG मीन्स रिसोर्स ग्रुप, एंड यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो ये रिसोर्स ग्रुप हमारा बन गया। इसके बाद है इंस्टेंस की डिटेल्स, जिसमें आपको सबसे पहले वर्चुअल मशीन का एक नाम प्रोवाइड करना है। तो एक सिंपल सा नाम दे देते हैं, लेट्स से माय वेब सर्वर। ओके, इसके बाद इट इज आस्किंग फॉर द रीजन, दैट मीन्स हमको अपना वर्चुअल सर्वर किस रीजन में सेटअप करना है। सो अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, इंक्लूडिंग अफ्रीका, एशिया, फिर इसके बाद यूरोप, UK, अमेरिका, एवरीवेयर। और एशिया में भी देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शन हैं, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया एक्सेट्रा। सो आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा रीजन आपको पिक करना है। तो चूज करना सिंपल है, जहां भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। सो मान लीजिए आपके वेबसाइट या तो एप्लीकेशन के जो यूजर्स है वो इंडियन है, तो आप इंडियन रीजन ही सिलेक्ट करो। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इंडियन साउथ सेंट्रल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, जिसमें अवेलेबिलिटी जोन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। एक ही ऑप्शन है फॉर नाउ।
सो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी हम रीजन सेलेक्ट करते हैं ना, जैसे कि इंडिया रीजन, तो इंडिया रीजन अपने आप में तो बहुत बड़ा रीजन है। तो इसमें क्या होता है, एज्योर के जो डेटा सेंटर्स हैं या जो सर्वर्स हैं वो मल्टीपल लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, और वो ये लोकेशन अपने आप से दूर दूर होते हैं, सो दैट किसी एक लोकेशन में अगर फेलियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो दूसरी लोकेशन से आप अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सको। तो ये हमारे लिए तब बेनिफिशियल है जब हम चाहते हैं कि भाई जो हम लोग अभी वेबसाइट अपनी होस्ट कर रहे हैं ना, उसका बैकअप हो। क्योंकि मान लीजिए फॉर एनी रीज़न कि हम लोग किसी एक जोन में अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं और उस जोन में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारी के जो वेबसाइट है ना, वो जो सर्विसेज हैं वो बंद हो जाएंगी। ऑल्दो अभी हम लोग बहुत ही सिंपल सेटअप रख रहे हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं। सो अवेलेबिलिटी जोन हम लोग ने समझ लिया। जोन ऑप्शन कि हम लोग को इंडिया रीजन में कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि सेल्फ सेलेक्ट, मतलब आप खुद से सेलेक्ट करो, दूसरी चीज एज्योर आपके बिहाफ में सेलेक्ट कर ले जो भी बेस्ट है। तो इसके नीचे अगर आप देखोगे ना अवेलेबिलिटी जोन में ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे 3 जोन दिखाई दिया। दैट मीन्स ये जो हम लोग ने रीजन सेलेक्ट किया था इंडिया, उसमें 3 अलग अलग जोन है, तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। ऑल्दो हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जोन 1 ही कर लेते हैं। ओके, इसके बाद है सिक्योरिटी टाइप कि हमको सिक्योरिटी किस लेवल पे चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, ट्रस्टेड लॉन्च, वर्चुअल मशीन एंड कॉन्फिडेंशियल। तो चाहे तो अभी हम लोग स्टैंडर्ड पे भी जा सकते हैं, ऑल्दो जो डिफॉल्ट है हम लोग उस पर रहने देते हैं। इसके बाद इट इज आस्किंग फॉर द इमेज। इमेज का सिंपल मतलब है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है। यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हो लिनक्स भी है, लिनक्स में उबंटू, रेड हैट दोनों ही है, डेबियन भी है, एंड आपके पास विंडो सर्वर एंड विंडो 11 प्रो भी आपको मिल जाता है। सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना ओएस चूज कर सकते हो। ऑल्दो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हम लोग सिंपल उबंटू यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर नाउ। इसके बाद है VM आर्किटेक्चर, ARM64 मीन्स जो एप्पल सिलिकॉन वगैरह में जो चलता है, या तो इंटेल AMD बेस्ड x64, ठीक है, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, x64 के साथ ही जाते हैं फॉर नाउ। इसके बाद है साइज। साइज में सिंपल सा मतलब है कि वर्चुअल CPU एंड रैम आपको कितनी कॉन्फ़िगर करनी है अपने सर्वर के लिए। एंड जो भी आप साइज यहाँ पे चूज करते हो, इसके सामने आपको इसके प्राइसिंग भी दिख जाता है, जैसे कि ये जो सिलेक्टेड है $102 पर मंथ यहाँ पे इसके चार्ज होंगे। ऑल्दो ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग सिलेक्ट ऑल साइजेस पे जाते हैं। सो यहाँ हमको VM साइज सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये अलग अलग यहाँ पे सीरीज आप देख सकते हो, B सीरीज, D सीरीज, E सीरीज, और इसके सामने आप इनका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो कि इनका क्या पर्पस है। बट अभी हमारे पर्पस के लिए हमको सबसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप देख सकते हो आइडल फॉर वर्कलोड दैट डू नॉट नीड कंटिन्यूस फुल CPU परफॉर्मेंस। तो हमको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव CPU की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो हम लोग ये B सीरीज में कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सो B सीरीज में जो सबसे बेसिक है आप देख सकते हो, जो फ्री सर्विस एलिजिबल के लिए भी है, वो ये है जिसमें आपको 2 वर्चुअल CPU एंड 1 GB रैम मिल जाती है। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमारी CPU एंड रैम भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं एडमिन अकाउंट। सो ऑथेंटिकेशन टाइप, तो सिंपली इट इज आस्किंग कि देखो आपका जो वर्चुअल सर्वर बन जाएगा तो उसको आप एक्सेस भी करोगे, राइट। तो एक्सेस करने के लिए आप क्या मेथड यूज करोगे। एक तरीका है SSH पब्लिक की, या तो दूसरा है पासवर्ड। तो हम लोग SSH की ही सेलेक्ट करते हैं। SSH की जब आप सेलेक्ट करते हो, इसके लिए आपको एक यूज़र नेम प्रोवाइड करना पड़ता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दिया एज्योर यूज़र, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके बाद है SSH पब्लिक की सोर्स, सो जनरेट न्यू की पेयर। तो हम लोग एक नई की पेयर, मतलब एक फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ओके, वो जो आपकी की है जिसको बोलते हैं, और उसको यूज़ करके हम लोग SSH यूज़ करके अपने सर्वर को एक्सेस करेंगे, ओके। तो ये पर्पस होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जनरेट न्यू की, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं। और SSH की टाइप, मतलब किस टाइप की आपको इंक्रिप्शन चाहिए, तो RSA SSH फॉर्मेट, इट्स ओके फॉर नाउ। की पेयर जो नेम है, जो भी आपकी फाइल डाउनलोड होगी उसको एक नाम देना है। तो यहाँ पे देखोगे माई वेब सर्वर अंडरस्कोर की, ये भी आप चेंज कर सकते हो, इसने खुद से बना दिया, जो भी हमारा वर्चुअल सर्वर का नाम था अंडरस्कोर की, इस टाइप से इसने दे दिया। इसके बाद लास्ट में है इनबाउंड पोर्ट रूल्स, सो दैट कि जो भी आपकी वर्चुअल सर्वर बन रहा है उसमें कौन से पोर्ट आप इनबाउंड ट्रैफिक के लिए इनेबल करना है या तो ओपन करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, SSH। SSH क्यों है, क्योंकि देखो ये जो आपका सर्वर है वो क्लाउड में बनेगा और उसको आप रिमोटली एक्सेस करोगे यूजिंग SSH। तो आपको रिमोटली सर्वर को एक्सेस करना है, मींस बाहर से एक्सेस करना है इंटरनेट से,
इसलिए 22 पोर्ट जो कि SSH पोर्ट है उसको इनेबल या तो ओपन करना जरूरी है, तो इसने बाय डिफॉल्ट ये ओपन कर दिया। ओके, सो इस पॉइंट तक हमारे जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है और डिटेल्स है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप चाहो तो रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके अपने वर्चुअल मशीन को बूट करा सकते हो, बना सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे एक स्टेप हमारा मिसिंग है या तो बचा हुआ है, जो कि है स्क्रिप्ट रन करवाना। जो मैंने आपको स्टेप्स में ऑलरेडी बताया था कि मैं चाहता हूँ जब हमारा वर्चुअल मशीन बने तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाए, स्टार्ट भी हो जाए और एक सिंपल सी हमारी स्टैटिक वेबसाइट वहाँ पे क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये टास्क होंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई है, तो हम लोग ये वाली स्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। यही मैंने स्लाइड से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ओके, और चलते हैं डैशबोर्ड पे और इसके बाद आपको जाना है एडवांस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, एडवांस वाले ऑप्शन एंड इसमें नीचे आओगे आप देखोगे कस्टम डेटा एंड क्लाउड इनिट। ओके, इसमें आप चाहो तो अपनी स्क्रिप्ट इस टाइप से दे सकते हो। ठीक है, कस्टम डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इस तरीके से VM क्रिएट होने पे जो भी टास्क आप कराना चाहो ना, उसकी स्क्रिप्ट या तो स्टेप्स आप कस्टम डेटा में प्रोवाइड कर सकते हो। सो हमारे केस में हम लोग ने बैश स्क्रिप्ट दी क्योंकि हमें पता है कि हम लोग लिनक्स बेस्ड वर्चुअल सर्वर बनाने वाले हैं। ओके, सो इस पॉइंट पे हमारी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट हो गई है। इसके सिंपली आप रिव्यू एंड क्रिएट पे आ जाओ। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने से पहले आप सारी सेटिंग्स को आप रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि जो आपके SSH पोर्ट है वो पूरे पब्लिक के लिए, इंटरनेट के लिए अवेलेबल है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। ऑल्दो अभी हम लोग इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ डेमो या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वर्चुअल सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप रिव्यू कर लो एंड इसके बाद हम लोग सिंपली क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इट इज़ आस्किंग कि डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स। तो हम लोग को अपने वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करने के लिए ये की ज़रूरत है, तो हम लोग बोलते हैं येस डाउनलोड प्राइवेट की। सो आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई है, माई वेब सर्वर अंडरस्कोर की, एंड बैकग्राउंड में आप देखोगे डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। दैट मीन्स हमारा जो वर्चुअल सर्वर है वो बन रहा है और थोड़ी ही देर में प्रिपेयर्ड हो जाएगा। एंड आप चाहो तो स्क्रीन पे इसका प्रोग्रेस भी देख सकते हो। ओके, सो इसके बाद विद इन अ मिनट आपको ऐसा दिखाई देगा योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। एंड इसके बाद हम लोग होम पेज में जाते हैं एंड इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ऑल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स बन गए। जब हम लोग ने वर्चुअल मशीन नहीं बनाई थी उसके पहले यहाँ पे एक भी रिसोर्स नहीं था, बट वर्चुअल मशीन बनाते ही साथ यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्स आ गए। अब इसका रीज़न ये है कि आपके वर्चुअल सर्वर या तो वर्चुअल मशीन को रन करने के लिए जो भी सपोर्टिंग रिसोर्सेज हैं वो एज्योर ऑटोमेटिकली आपके लिए बना देता है। अब देखो वर्चुअल सर्वर बन रहा है, वो क्लाउड पे है, तो अब वर्चुअल सर्वर के लिए आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, फायरवॉल रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज एज्योर आपके लिए क्रिएट कर देता है। सो अभी ये रिसोर्सेज हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अभी हम लोग फोकस करेंगे माई वेब सर्वर, जो कि हमारा वर्चुअल मशीन है। सो माई वेब सर्वर पे जैसे ही क्लिक करते हैं इसके रिलेटेड हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि इसका स्टेटस। तो अभी ये अप एंड रनिंग है, तो स्टेटस यहाँ से दिख रहा है। नेटवर्किंग डिटेल्स हमको मिल जाती है नीचे कि इसकी पब्लिक IP एंड प्राइवेट IP क्या है। मान लीजिए अपने वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करना है तो इसके लिए हमको पब्लिक IP चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, ये देखोगे पब्लिक IP यहाँ पे दी हुई है एंड सो ऑन। ठीक है, साइज, स्टोरेज, इमेजेस के बगैर इन्फॉर्मेशन। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि हमारा वर्चुअल सर्वर बन तो गया है, अब उसको एक्सेस या तो ऑपरेट कैसे करेंगे। अपने वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए मैं फिर से जाता हूँ ऑल रिसोर्सेज में। यहाँ पे जो हमारा वर्चुअल मशीन है माई वेब सर्वर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, कनेक्ट, एंड इसमें सिंपल वाले कनेक्ट पे आप क्लिक कर लो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नेटिव SSH। इसके नीचे आप देखोगे मोर वेज टू कनेक्ट, तो इस पर आप आ जाओ नीचे, तो आप देखोगे डिफरेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, SSH यूजिंग एज्योर CLI। तो हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं, कनेक्ट वाया एज्योर CLI। सो हम लोग इस मेथड से बेसिकली अपने वर्चुअल सर्वर को एज्योर पोर्टल से ही एक्सेस कर रहे हैं। ओके, अपनी वर्चुअल मशीन की सारी डिटेल्स इसने ऑलरेडी पिक कर ली है। ओके, सिंपली क्लिक कर दो कॉन्फ़िगर प्लस चेक एक्सेस पे क्लिक कर दो। सो वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत है वो ठीक है यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रही है। एंड जैसे ही ये चारों ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन दिखेंगे, इसके नीचे आपको कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कनेक्ट पे आप सिंपली क्लिक करो। इसके बाद आपको एज्योर पोर्टल में ही नीचे एक कमांड लाइन, एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपने वर्चुअल सर्वर को एक्सेस कर सकते हो और अपनी कमांड्स को रन कर सकते हो। थोड़ा सा अपने टर्मिनल को बड़ा कर लेते हैं। सो जब भी आप फर्स्ट टाइम वेब सर्वर को एक्सेस करोगे ना, सो आपको ये परमिशन के लिए पूछेगा आई यू वांट टू कंटिन्यू। सो येस हम लोग टाइप करके एंटर कर देते हैं।
सो सारी सेटिंग हो गई कंप्लीट और हमारा टर्मिनल अब रेडी है जिसको यूज़ करके हम लोग अपने वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले Ctrl L करके हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। पहली चीज़ आप नोटिस करोगे यहाँ पे यूज़र नेम क्या है, जो ईमेल मैंने यूज़ किया था, ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए, वो मेरा यूज़र नेम बन गया है। इसके अलावा जब होस्ट नेम है वो हमारा जो वर्चुअल मशीन का जो नाम हमने दिया था माई वेब सर्वर, वही होस्ट नेम यहाँ पे यूज्ड हुआ है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे, जो हम लोग ने एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करी थी अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल एंड सेटअप करने के लिए, पहले तो वो चेक करते हैं कि वो अप एंड रनिंग है कि नहीं, मतलब चल रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है systemctl स्टेटस एंड अपाचे 2 एग्जीक्यूट करते हैं। सो येस, यू कैन सी कि अपाचे 2 जो हमारा वेब सर्वर है वो अप एंड रनिंग है, एक्टिव है। एंड इसके अलावा हम लोग ने एक सिंपल सी index.html फाइल भी बनाई थी। कौन से लोकेशन पे बनाई थी? var www.html लोकेशन के अंदर। तो वो भी चेक कर लेते हैं कि वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप देखोगे index.html फाइल प्रेजेंट तो है, रन करते हैं। सो आप देखोगे सेम ये वही फाइल है, वेलकम टू अपाचे वेब सर्वर ऑन एज्योर VM, जो हम लोग ने प्रोवाइड करी थी वाया स्क्रिप्ट। सो इस तरीके से हम लोग ने कंफर्म भी कर लिया जो हमारी स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली रन हुई है कि नहीं, और हमारा वेब सर्वर अब प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। इसके अलावा कुछ आप और चीज़ें भी चेक कर सकते हो रिलेटेड टू योर वेब सर्वर, जैसे कि आपका OS कौन सा है। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, cat etc OS release। सो यू कैन सी यहाँ पे उबंटू यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड इसके अलावा आपको स्टोरेज चेक करना है, स्टोरेज कितना है, तो हम लोग सिंपल df-h यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको फाइल सिस्टम बेस पे, ठीक है, आपको स्टोरेज दिखाई दे देगा। सो यू कैन सी कि यहाँ पे रूट लेवल पे 27 GB हमको यहाँ पे मिला हुआ है। एंड जब आपका टर्मिनल का काम हो जाता है उसके बाद सिंपली आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हो, और इसके बाद फिर से अगर यूज़ करना है तो आप यहाँ पे देखोगे ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लाउड शेल का, इसको आप क्लिक करोगे तो आपका ये टर्मिनल फिर से ओपन हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो इस पॉइंट तक हम लोग ने अपना वर्चुअल मशीन बना लिया, उसके ऊपर हम लोग ने अपना वेब सर्वर अपाचे वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर दिया जो कि अप एंड रनिंग है। इसके अलावा हम लोग ने एक सिंपल सी स्टैटिक वेब पेज बना दिया, index.html फाइल बना दी, और एक सिंपल सी लाइन है लेकिन बना ली। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हम अपनी वेबसाइट या तो इस वेब पेज को ब्राउजर से या तो इंटरनेट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके लिए क्विकली समझ लेते हैं कि वेब सर्वर काम कैसे करता है। देखो, हमारे पास एक ये सर्वर है, हमारा वर्चुअल सर्वर है, और उसके ऊपर हम लोग ने एक वेब सर्वर जो कि अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया, सेटअप कर दिया, और एक index.html फाइल भी बना दी। ओके, इसके बाद क्या होगा, कोई यूज़र वाया इंटरनेट अपने ब्राउज़र से आपकी वेबसाइट को एक्सेस करता है। सो इस केस में तो देखो यहाँ पे डोमेन नेम यूज़ हो रहा है, हमारे केस में डोमेन नेम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अपनी सर्वर की IP। कौन सी? पब्लिक IP। तो वेब सर्वर का काम क्या है, ये ना हमेशा लिसन करता है कि कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही ब्राउज़र से। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी तो वो सिंपल वो index.html पे पॉइंट कर देगा, और वो index.html ब्राउज़र पे पहुंचेगी और यूज़र को हमारा वेब पेज या तो वेबसाइट दिख जाएगी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करता है ऐसे वेब पेजेस को सर्व करने के लिए, तो HTTP पोर्ट 80 पे वर्क करता है। सो हम लोग को एक चीज़ समझ गए कि हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक सर्वर की पब्लिक IP एंड पोर्ट 80 की ज़रूरत है। चलिए वो ट्राई करके देखते हैं। एंड अगर आप अपाचे वेब सर्वर को और अच्छे से डीपली समझना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो ज़रूर देख लेना। चलिए आ जाते हैं एज्योर पोर्टल पे। सो अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारा माई वेब सर्वर जो हमारा वर्चुअल सर्वर है वो ऑलरेडी ओपन है। इसके ओवरव्यू वाले सेक्शन पे चलते हैं, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमको यहाँ पे देखोगे पब्लिक IP यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो पब्लिक IP है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। सो ब्राउजर पे एक नया टैब ओपन कर लिया है, ये IP मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड इसके बाद सिंपली :80 कर लेता हूँ, 80 फॉर HTTP प्रोटोकॉल। ऑल्दो ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, अगर आप नहीं भी दोगे सिर्फ IP दोगे तो वो पोर्ट 80 ही कंसीडर करेगा। ओके, तो चलिए IP देने के बाद एंटर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस साइट कांट बी रीच, मतलब हमारी साइट एक्सेसिबल नहीं है। सो इसका क्या रीजन हो सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हम लोग रीचेक कर लेते हैं कि हमारा वेब सर्वर अप एंड रनिंग है कि नहीं। उसके लिए हम लोग systemctl स्टेटस अपाचे 2 यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा वेब सर्वर तो एक्टिव एंड रनिंग है, ठीक है। इसके बाद ये चेक कर लेते हैं अपाचे वेब सर्वर हमारा किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है। उसके लिए हम लोग ss कमांड यूज़ करेंगे, सॉकेट स्टैट्स। ओके, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, grep: 80 हम लोग ने यूज़ कर लिया है। इसको मैं रन करता हूँ। सो यू कैन सी लिसनिंग, मतलब पोर्ट 80 लिसन कर रहा है, और किस पे कर रहा है, देखोगे अपाचे 2 वेब सर्वर पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, तो ये भी प्रॉपर है। इसके बाद हम लोग कर्ल कमांड ट्राई करके देखते हैं, HTTP प्रोटोकॉल है, लोकल होस्ट एंड पोर्ट 80 पे हम लोग करके देखते हैं। सो यू कैन सी
कि वेलकम टू अपाचे वेब सर्वर। सो दिस मीन्स जब हम लोकली ट्राई कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने का, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जब हम इंटरनेट के थ्रू ब्राउजर से अपनी वेबसाइट को या तो अपने वेब सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, NSG जिसको बोलते हैं। ये बेसिकली फायरवॉल रूल्स होते हैं हमारे वर्चुअल मशीन्स के लिए, जिसके थ्रू हम लोग इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अपने एज्योर डैशबोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि ये हम कहाँ चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो जगह है वो है आपका ऑल रिसोर्सेज में जाओगे, ठीक है। सो यहाँ टाइप के अंदर देखोगे ना, ये है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप माई सर्वर -NSG। ओके, तो यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, या तो आप जब वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हो ना, सो इसमें आप देखोगे नेटवर्किंग से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे नेटवर्किंग इंटरफेस है माई वेब सर्वर 60। ओके, इस पर आप क्लिक करो एंड इसके अंदर आप देखोगे अटैच टू, सो आप देखोगे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। सो ये है हमारा वर्चुअल मशीन का NSG। सो इसमें आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे आपको दो टाइप के रूल्स दिखाई देंगे, एक इनबाउंड रूल्स एंड आउटबाउंड रूल्स, कि मतलब इनबाउंड के लिए क्या अलाउ है एंड आउटबाउंड के लिए क्या अलाउड है। तो अगर आपको याद होगा जब हम लोग वर्चुअल मशीन बना रहे थे, वहां पे हम लोग ने SSH के लिए पोर्ट 22 इनेबल किया था, राइट। सो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो इनबाउंड रूल्स के अंदर। सो यहाँ पे SSH और पोर्ट 22 और यहाँ पे सोर्स है एनी, मतलब आउटसाइड से कोई भी सोर्स इस पोर्ट 22 को एक्सेस कर सकता है। ऑल्दो यहाँ पे हम बात करते हैं काम की कि हमको यहाँ पे पोर्ट 80 भी इनेबल करना है, तभी तो हम अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बना पाएंगे। उसके लिए हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में। लेफ्ट साइड में देखोगे सेटिंग्स एंड इसके अंदर है इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स। तो इनबाउंड रूल्स ही हमको चेंज करना है, तो चलिए इस पर चले जाते हैं। एंड इसमें जो एग्जिस्टिंग रूल्स है ना, जैसे कि SSH है, तो आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ऑल्दो हमको ऐड करना है तो ऐड करेंगे सोर्स एनी, मतलब यस, क्योंकि हमारी वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सके बाहर से, तो एनी। एंड सोर्स पोर्ट रेंज, ठीक है, एस्ट्रिस की रहने देते हैं। एंड डेस्टिनेशन में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि एनी, IP एड्रेस, सर्विस टैक्स। लेट्स से IP एड्रेस की कुछ रेंज आपको प्रोवाइड करना है, वो भी कर सकते हो, ऑल्दो अभी हम लोग एनी ही रखते हैं। इसके बाद है सर्विस। तो सर्विस में आप देखोगे काफी सारे ऑप्शन है। HTTP सर्विस इनेबल करना है तो HTTP पे सेलेक्ट कर लेता हूं। सो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट उसने HTTP के केस में पोर्ट 80 को इनेबल कर दिया। एंड इसके बाद ये पूछ रहा है एक्शन क्या लेना है, कि पोर्ट 80 जो आपने सेलेक्ट किया है उसको अलाउ करना है या तो डिनाई करना है। तो ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हो। सो हमारे केस में इसको अलाउ करना है, ओके। इसके बाद हम लोग प्रायोरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी इसने बाय डिफॉल्ट ठीक है क्रिएट कर दी है। सो प्रायोरिटी कैसे वर्क करती है, लेट्स से आपने मल्टीपल यहाँ पे रूल्स ऐड किए हैं, ओके, और फॉर सम रीजन आपके जो रूल्स है ना वो क्लैश कर रहे हैं, तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे ये रूल्स आपके चलेंगे। सो मीन्स जितना छोटा नंबर है ना इसमें उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। द लोअर द नंबर द हायर द प्रायोरिटी, ओके। ऑल्दो हमारे पास एक सिंपल सा बेसिक रूल है तो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद नाम प्रोवाइड करना है तो हम लोग सिंपल HTTP जो कि हमारे सर्विस का नाम था वही प्रोवाइड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो, अगर आपकी कुछ कस्टम सर्विस या तो कस्टम पोर्ट है तो सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं। सो ऐड करने के बाद हमारा जो इनबाउंड रूल्स है कुछ इस टाइप का दिखता है और HTTP यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अगर हम NSG के ओवरव्यू में भी जाके देखेंगे तो आप देखोगे इनबाउंड रूल्स में आप HTTP सर्विस यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए इसके बाद ब्राउजर से फिर से ट्राई करते हैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने का। या अगर ब्राउजर ये रही हमारी पब्लिक IP और ट्राई करते हैं। सो ये अभी भी वर्क नहीं कर रही है। इसका एक रीजन हो सकता है कि जब मैंने URL पे क्लिक किया तो आप देखो कि HTTPS ट्राई कर रहा है, ओके। मैं सिंपल HTTPS के जगह HTTP कर देता हूँ और एक्सेस करता हूँ। सो यू कैन सी वेलकम टू अपाचे वेब सर्वर ऑन एज्योर VM। सो इस तरीके से देखा कि वर्चुअल मशीन में हम अपनी एक सिंपल सी वेबसाइट या तो वेब पेज को कैसे होस्ट कर सकते हैं। ओके, सो वेबसाइट तो एक्सेसिबल हो गई है, बट मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि ये जो HTTPS से हम लोग ने HTTP किया है वो हो सकता है कि पहले जो हम लोग की साइट एक्सेसिबल नहीं थी उस टाइम भी वही रीज़न रहा होगा, राइट। तो हम लोग ने क्यों NSG वगैरह में इतना टाइम स्पेंड किया, मे बी प्रॉब्लम HTTP या तो URL में थी। तो चलिए मैं आपको ना ट्राई करके दिखा देता हूँ। अभी तो हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, इट इज़ वर्किंग। हम लोग फिर से NSG में जाते हैं, इनबाउंड सिक्योरिटी रूल्स में गया। HTTP वाला जो इनबाउंड रूल है ना इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, यस। सो हमने वो रूल को हटा दिया। वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, सो यू कैन सी कि इट इज कीप लोडिंग एंड इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल। इसको मैं दूसरे टैब में भी ट्राई कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप URL क्लियरली देख सकते हो HTTP है एंड ट्राई करता हूँ। सो आप देखोगे इट इज नॉट वर्किंग। सो दैट मीन्स NSG में जो रूल होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए तो फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं एनी एस्ट्रिस्क एनी, ठीक है, सर्विस में HTTP कर लेते हैं एंड इसमें एक नाम दे देते हैं HTTP,
HTTP ऐड। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट फिर से एक्सेसिबल हो गई। चलिए NSG क्या होता है और कैसे वर्क करता है वो तो हम लोग ने प्रैक्टिकल करके देख लिया, लेकिन इसके अराउंड हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट्स या तो की पॉइंट कवर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये रीजन स्पेसिफिक होता है। दैट मीन्स हम लोग जिस रीजन में रिसोर्सेज बनाते हैं ना, उसी सेम रिसोर्सेज में NSG भी होना चाहिए। ऑल्दो हमारे केस में तो NSG ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था बाय एज्योर, बट अगर आप खुद से NSG क्रिएट करते हो तो आपको इन बात का ध्यान रखना है कि ये रीजन स्पेसिफिक होता है। इसके बाद NSG रूल्स में हम लोग अलाउ एंड डिनाई दोनों ही टाइप के रूल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डिफॉल्ट रूल्स अलाउ रिक्वायर्ड एज्योर ट्रैफिक, अलाउ आउटबाउंड इंटरनेट एक्सेस एंड डिनाई इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक। सो इसीलिए हमारी जो वेबसाइट है पहले एक्सेसिबल नहीं थी, बिकॉज जो इंटरनेट ट्रैफिक है ना बाहर से, वो बाय डिफॉल्ट डिनाइड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जो NSG होता है वो सबनेट और नेटवर्क इंटरफेस से एसोसिएट हो सकता है। तो हम लोग ने ये चीज़ देखी थी NIC में, ये जो हमारा NSG था वो एसोसिएटेड था। इसके बाद NSG में जो भी हम लोग रूल्स को डिफाइन करते हैं वो प्रोटोकॉल के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि TCP, UDP, अलग अलग पोर्ट नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो रूल्स बनाते हैं उसमें सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP की रेंजेस भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऑल्दो हम लोग ने अपने केस में एनी यूज़ कर लिया था। एंड इसके बाद है ट्रैफिक डायरेक्शन, मतलब इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों टाइप के रूल्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा NSG आर स्टेटफुल। दैट मीन्स कि अगर इनबाउंड ट्रैफिक अलाउड किया हुआ है हम लोग ने, सो बाय डिफॉल्ट जो रिस्पॉन्स ट्रैफिक है ना वो ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो वर्चुअल मशीन हम लोग ने बनाई थी, हम उसको अपने पर्सनल कंप्यूटर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे SSH, जो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, एंड इसकी मदद से हम लोग किसी भी एक रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए वन बाय वन देखते हैं कि विंडोज़ एंड मैक दोनों सिस्टम से ही हम लोग अपने रिमोटली प्रेजेंट या तो क्लाउड में प्रेजेंट वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो मैंने अपने मैकबुक पे एक ये टर्मिनल ओपन कर लिया है। ओके, इसके बाद अगर आपको याद होगा जब VM हम लोग क्रिएट कर रहे थे तब हमारे पास एक -key.pem जो कि SSH प्राइवेट की है वो हमारे पास डाउनलोड हो गई थी। तो वो फाइल की हमको ज़रूरत पड़ती है जब भी हम SSH के द्वारा वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी वो फाइल है LS एंड डाउनलोड वाली लोकेशन में ही है, और इसका नाम था माई वेब सर्वर -key.pem। तो आप देखोगे ये फाइल मेरी डाउनलोड वाले फोल्डर में प्रेजेंट है। इसके बाद के स्टेप के लिए आप क्या करो, एज्योर पोर्टल में जाओ, ऑल रिसोर्सेज, और ये वर्चुअल मशीन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर लो। अगेन कनेक्ट, सिंपल वाले कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखता है नेटिव SSH, इसमें आपको एक SSH कमांड दी हुई है जिसको यूज कर सकते हो आप लोग डायरेक्टली टर्मिनल से। तो ये कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड अभी हम लोग अपने टर्मिनल पे इसको पेस्ट कर लेंगे। सो इस कमांड में थोड़ा सा चेंज करना रहता है, जो प्राइवेट की है ना उसका फाइल का पाथ आपको देना होता है। -i के बाद आपको .pem वाली फाइल का पाथ देना होता है। सो हम लोग ने इसके ऊपर ही यहाँ पे वेरीफाई कर लिया था कि किस पाथ में, सो हम लोग सेम यही पाथ यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, -i अपनी .pem वाली फाइल का पाथ, इसके बाद एज्योर यूज़र, क्योंकि जब हम लोग VM क्रिएट कर रहे थे तो ये वाला यूज़र हम लोग ने प्रोवाइड किया था, @ और ये जो हमारी सर्वर की पब्लिक IP, इसको मैं रन करता हूँ। सो आप देखोगे इट इज़ आस्किंग फॉर द परमिशन, तो यस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ गया है, और एरर क्या बोल रहा है, अनप्रोटेक्टेड प्राइवेट की फाइल। सो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो प्राइवेट की फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है ना उसकी परमिशंस के रिलेटेड हमको एक इशू आ गया है, एंड इट इज सेइंग कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है। सो इसके लिए हमको एक सिंपल सा टास्क करना है, chmod चेंज मोड, मतलब हम लोग यहाँ पे परमिशन चेंज कर रहे हैं। सिंपल 400 आप कर लो, और इसके बाद अपनी .pem फाइल का पाथ दे दो, डाउनलोड माई वेब सर्वर -key.pem। ओके, सो इस टाइप से हम लोग ने क्या है इसकी परमिशन चेंज कर दी, मतलब थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, सेफ्टी या तो सिक्योरिटी हम लोग ने और बढ़ा दी। इसके बाद हम लोग फिर से SSH वाली कमांड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट, एंड नाउ यू कैन सी कि हम लोग अपने वर्चुअल मशीन के अंदर आ चुके हैं, एज्योर यूजर एंड माई वेब सर्वर जो हमारा होस्ट नेम है। अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, सिंपल एक कैट यूज कर लो, etc OS रिलीज। सो आप देखोगे उबंटू है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे सिस्टम CTL स्टेटस
अपाचे 2 भी चेक कर सकते हैं। सो आप देखोगे एक्टिव एंड रनिंग, दैट मीन्स ये हमारा ही वर्चुअल मशीन है। ओके, चलिए अब देखते हैं विंडोज से अपने वर्चुअल मशीन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जब हम लोग वर्चुअल मशीन बना रहे थे तब हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हुई थी, माई वेब सर्वर _key.pem, जो कि एक SSH प्राइवेट की है, और इसी फाइल को हम लोग यूज़ करेंगे SSH करने के लिए, सो दैट हम अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकें। इसके बाद सर्च में जाके सिंपली आप CMD ओपन कर लो। ओके, एंड सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे कि SSH कमांड हमारे लिए वर्क कर रही है कि नहीं। तो SSH करके आप देखो यहाँ पे आपको यूसेज इस टाइप से दिखाई देगा, दैट मीन्स SSH हमारे लिए वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो .pem वाली फाइल है ना, इसको राइट क्लिक करके इसका कॉपी एज पाथ कर लो, तो इस फाइल का लोकेशन आ जाएगा। इसके बाद हमको सिंपल सी कमांड यूज़ करनी है SSH-i, और जो .pem वाली फाइल है ना उसका पाथ जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो, पेस्ट। इसके बाद जो हम लोग ने वर्चुअल मशीन बनाते टाइम एक यूज़र भी प्रोवाइड किया था SSH के लिए, जो कि है एज्योर यूज़र, तो आप वो प्रोवाइड कर दो, एज्योर यूज़र। इसके बाद @ एंड इसके बाद जो हमारे पास वर्चुअल मशीन का जो हमारा पब्लिक IP है वो यहाँ पे हम दे देंगे, दैट्स इट। एंटर करते हैं तो येस दैट्स इट, और हम लोग अब अपने वर्चुअल मशीन के अंदर है। सो यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम एज्योर यूज़र है और हमारा होस्ट नेम माई वेब सर्वर है। तो यहाँ पे हम कुछ कमांड यूज़ करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा वर्चुअल मशीन है कि नहीं। सिंपल हम लोग cat etc OS रिलीज़ कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उबंटू, ठीक है, जो हमारा OS है। इसके अलावा हम लोग अपने अपाचे वेब सर्वर का स्टेटस देख सकते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस अपाचे 2। सो यू कैन सी हमारा वेब सर्वर अप एंड रनिंग है। सो दैट मीन्स हमने वेरीफाई भी कर लिया ये हमारा ही वर्चुअल मशीन है। चलिए अब देखते हैं अपने लोकल सिस्टम से अगर हमें किसी फाइल को अपने वर्चुअल मशीन में कॉपी करना है तो वो कैसे करेंगे। एक सिंपल सा यूज़ केस ही देख लेते हैं। अभी वेब सर्वर बनाया, ठीक है, और उसमें जो वेब पेज बनाया वो हम लोग ने स्क्रिप्ट से बनाया, और एक बहुत ही सिंपल सा index.html बनाया था जिसमें एक सिंगल सी लाइन है। मान लीजिए जो वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स हमारे पास लोकल सिस्टम में प्रेजेंट है तो वो हमें कॉपी करना पड़ेगा, राइट। तो ये प्रोसेस आप एक बार समझ लोगे तो आप इसके बाद खुद से कर पाओगे। चलिए, सो मेरे पास लोकली एक index.html मैंने बना के रखी है। पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, डाउनलोड index.html, ठीक है। तो ये फाइल मेरे पास डाउनलोड वाले फोल्डर में है, और ये फाइल को मुझे अपने वर्चुअल मशीन में कॉपी करना है। तो मैं कैसे करूँगा। सो सिंपल है, अभी हम लोग ने VM एक्सेस करने के लिए जो कमांड यूज़ करी थी ना SSH, उसी में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखो ये वाली SSH वाली कमांड थी हमारे पास, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, SSH की जगह सबसे पहले हम लोग करेंगे SCP मतलब सिक्योर कॉपी, और इसके बाद हम लोग -i और ये .pem वाली फाइल तो प्रोवाइड करेंगे। ये प्राइवेट की के बाद जो भी फाइल को आपको कॉपी करना है आप उसका पाथ दे दोगे। तो हम लोग बोल देते हैं डाउनलोड्स और index.html। तो ये हमारा हो गया फाइल का लोकेशन, एज्योर यूज़र मतलब यूज़र नेम @ और हमारी पब्लिक IP। ओके, इसके बाद लास्ट में कॉलन करके पाथ दे सकते हो, जैसे कि /home, एंड इसके अंदर एज्योर यूज़र। सो ये जो यूज़र है इसके होम डायरेक्टरी में हमारी फाइल कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी कमांड है। इसको मैं रन करता हूँ। सो आप देखोगे ये जो हमारी फाइल है वो ट्रांसफ़र हो गई। ओके, सो हमारी फाइल कॉपी हुई है कि नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग फिर से SSH कर लेते हैं, SSH। सो ये आ गए हम अपने वर्चुअल मशीन के अंदर। सिंपल ls करते हैं तो आप देखोगे index.html जो फाइल अभी हम लोग ने कॉपी करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। इस फाइल को हम लोग वेब सर्वर के लोकेशन में हम लोग, ठीक है, कॉपी कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे cp index.html, और इसके बाद हम लोग करेंगे var www html के अंदर हम लोग को कॉपी करेंगे। सो ये हमको परमिशन डिनाइड दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, cp से पहले sudo यूज़ कर लेंगे। ओके, सो ये हमारा टास्क हो चुका है। एक बार हम लोग चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को फिर से sudo यूज़ करेंगे, लेस var www html और index.html। सो आप देखोगे ये हमारी अच्छी बड़ी सी एक index.html फाइल आ गई है। और इसको अगेन वेरीफाई करने के लिए हम लोग फिर से ब्राउज़र पे आ गए हैं और अपनी वेबसाइट को हम लोग रिफ्रेश करेंगे। सो आप देख सकते हो कि हमारी एक अपडेटेड index.html फाइल यहाँ पे लोड हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके, एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये फाइल आपको कहाँ से मिली है, तो सिंपल मैंने ChatGPT से इसको डाउनलोड किया है। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था, कैन यू जनरेट गुड लुकिंग स्टैटिक वेबसाइट फॉर वीडियो ऑन एज्योर VM, जस्ट अ सिंपल टेक्स्ट एंड अ गुड बैकग्राउंड कलर। ओके, सो इसने ये फाइल मुझे डाउनलोड करके दे दी। सो इस टाइप से आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हो।
चलिए अब देखते हैं जो भी हम लोग ने रिसोर्सेज बनाए थे उसको हम डिस्ट्रॉय या तो डिलीट कैसे कर सकते हैं। और ये ना अपने थोड़े से प्रैक्टिस में लेके आओ कि जब भी आप कोई सर्विस को ट्राई कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उन रिसोर्सेज को आप डिलीट कर दो। बिकॉज बाय मिस्टेक रिसोर्सेज को अप एंड रनिंग छोड़ देते हो तो यहाँ पे एज यू गो मॉडल पे ठीक है चल रहे हैं, तो ये आपको एडिशनल कॉस्ट ना आए। सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप ये फॉलो करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अपने रिसोर्सेज को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले एक तरीका क्या है, ऑल रिसोर्सेज में जाओ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक जगह ही कि आपके कितने रिसोर्सेज बने हैं। ऑल तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ने एक रिसोर्स बनाया था जो कि वर्चुअल मशीन है और इसके साथ इतने सारे रिसोर्सेज बन गए। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि आप वन बाय वन एक एक रिसोर्स पे जाओ, उनको डिलीट करो। अब जैसे कि माई वेब सर्वर वर्चुअल मशीन है, इस पर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट का। ओके, इससे एक बेटर तरीका है कि अगर आप चाहते हो कि एक बार में आपके सारे रिसोर्स डिलीट हो जाएं तो आप क्या कर सकते हो, हम लोग जा सकते हैं रिसोर्स ग्रुप में। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आप सर्च करोगे तो आप देखोगे रिसोर्स ग्रुप आ गया। तो हम लोग ने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया था वाइल क्रिएटिंग द वर्चुअल मशीन, जो कि था एज्योर VM RG। तो अगर आप देखोगे इस रिसोर्स ग्रुप में जितने भी रिसोर्सेस हम लोग ने बनाए थे ये पूरे दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट रिसोर्स ग्रुप, तो हम लोग इस पे आ जाते हैं। यानी यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का हमको नाम देना है, तो हम लोग ये एज्योर VM RG ये कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। एंड ये आपसे कंफर्म भी करता है एंड ये बोल रहा है कि आप जब रिसोर्स ग्रुप डिलीट करोगे तो इसमें जो डिपेंडेंट रिसोर्सेज है, मतलब इसके अंदर के जो भी रिसोर्सेज है वो भी डिलीट हो जाएंगे। क्या आप करना चाहते हो? ओके, यस, डिलीट। ओके, फाइनली थोड़ी देर के बाद आप जब रिफ्रेश करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और सिंपली आप रिसोर्स ग्रुप में जाओगे तो आपको एज्योर VM वाला रिसोर्स ग्रुप भी दिखाई नहीं देगा। ऑल्दो आप री-वेरीफाई करने के लिए आप ऑल रिसोर्सेज में जाके देख सकते हो कि कोई रिसोर्स बाकी तो नहीं रह गया। सो यहाँ पे सिर्फ एक रिसोर्स दिखा रहा है जो कि है नेटवर्क वॉचर कैटेगरी में। सो ये हेल्प करता है हमारे जो रिसोर्सेज की नेटवर्किंग है उसको मॉनिटर करने के लिए या तो ट्रबल शूट करने के लिए। सो जब भी आप किसी रीजन में रिसोर्सेज बनाते हो और नेटवर्किंग से रिलेटेड टास्क करते हो सो ऑटोमेटिकली ये सर्विस ठीक है इनेबल कर देता है नेटवर्क वॉचर, क्योंकि मॉनिटरिंग भी एंड ट्रबल शूटिंग भी ज़रूरत रहती है। पर चाहो तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो या तो छोड़ सकते हो। चलो हम डिलीट कर ही देते हैं। इसको आप क्लिक करो और यहाँ पे देखोगे 3 डॉट्स हैं, इसमें आप देखोगे डिलीट का ऑप्शन है एंड इसमें सिंपली आपको लिखना है डिलीट। ऑल दो जैसे ही आप फिर से रिसोर्स बनाओगे तो ये रिक्रिएट हो जाएगा। ऑल दो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ने अपने सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर लिया है। चलिए अब एक विंडोज़ बेस्ड वर्चुअल मशीन हम लोग बना के देखेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल में, डायरेक्टली सर्च बॉक्स में जाते हैं, वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अभी कोई वर्चुअल मशीन है तो रिसोर्सेज नहीं है, प्लस पे क्रिएट करते हैं वर्चुअल मशीन एंड इसमें सब कुछ वही सेम चीज़ें रहेंगी। डिफरेंस इस बार हमारा होगा जो इमेज हम लोग यूज़ करेंगे वो विंडोज़ बेस्ड होगा। रिसोर्स ग्रुप चलिए बना लेते हैं, तो एज्योर VM RG हम लोग फिर से बना लेते हैं। ओके, तो ये रिसोर्स हो गया। वर्चुअल मशीन का नाम देना है हमको, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं विंडोज़ VM। रीजन जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देते हैं। अवेलेबिलिटी ऑप्शन डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं, सेल्फ सेलेक्टेड जोन ही रहने देते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है इमेज, इसमें हमको सेलेक्ट करना है विंडोज़। तो यहाँ पे विंडोज़ 11 हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं जो लेटेस्ट है। यहाँ पे आर्किटेक्चर 64 ही रहेगा। सो ये साइज़ में जो साइज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो हमारे रीजन में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट ऑल साइज़ देख लेते हैं। सो इसमें जो मोस्ट यूज्ड वाली जो कैटेगरी है उसमें से हम लोग को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट्स ये जो 4 GB रैम वाला है उसको ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो यस सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद एडमिन अकाउंट, इसमें एक यूज़र नेम में पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हम लोग अपने विंडोज़ बेस्ड जो लैपटॉप है उसको एक्सेस करने के लिए, लॉगिन करने के लिए यूज़र पासवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे VM पे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, राइट, उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। यूज़र नेम इसने ऑलरेडी बना दिया एज्योर यूज़र, आप चाहो तो चेंज कर दो एंड इसमें आपको पासवर्ड देना है एक अच्छा सा। सो ये दे दिया हम लोग ने पासवर्ड। इसके बाद इनबाउंड रूल्स, तो जैसे कि हम लोग ने लिनक्स बेस्ड में SSH के लिए पोर्ट ओपन किया था, सो विंडोज़ में हम लोग जो एक्सेस करते हैं वो यूजिंग RDP करते हैं, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। एंड उसके लिए हमको 3389 पोर्ट इनेबल करना रहता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके,
एंड इसके बाद लास्ट में है लाइसेंसिंग, क्योंकि देखो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं होता है, तो लाइसेंसिंग है, तो इसमें हम लोग आई कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इसके बाद आप चाहो तो एक एक ऑप्शन पे क्लिक करके आप थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या तो आप सिंपल रिव्यू एंड क्रिएट पे जाओगे ना तो आपको जो भी जो रिमेनिंग सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट के साथ चले जाएंगे। तो ऑल दो हम लोग डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं। सो क्रिएट करने से पहले आप चाहो तो सारी सेटिंग्स एक बार रिव्यू कर सकते हो, और यहाँ पे जो प्राइसिंग आप देख सकते हो $0.0850 पर आवर के बेसिस पे चार्ज होगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। सो इसके बाद हमारा वर्चुअल मशीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो डिप्लॉयमेंट हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली ऑल रिसोर्सेज में जाते हैं, तो यहाँ पे हम सारे रिसोर्सेज एक जगह देख पाते हैं, ओके। एंड जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नेटवर्क वॉचर यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गया है। एनीवे इट्स फाइन, ओके। सो आ जाते हैं हम अपने वर्चुअल मशीन पे, जो कि विंडोज वीएम, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब मेन चीज़ ये है कि हमारा विंडोज बेस्ड वीएम बन गया है, उसको एक्सेस कैसे करेंगे? सिंपल है, कनेक्ट पे जाओ, सिंपल कनेक्ट पे क्लिक कर लो। एंड इसके बाद ये नेटिव आईडीपी आपको दिखाई दे रहा है, एंड इसको एक्सेस करना काफी आसान है, ओके। तो यहाँ पे एक डाउनलोड आईडीपी फाइल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लो, तो एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो इस फाइल को आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो इसने ऑलरेडी आईडीपी सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है। यूजर नेम प्रोवाइड है, पासवर्ड देना है जो हम लोग ने वीएम क्रिएट करते हुए दिया था, ओके। पासवर्ड देने के बाद आप सिंपल कंटिन्यू कंटिन्यू। ऑल राइट, सो ये हमारा विंडोज बेस्ड वीएम लोड हो रहा है, बूट हो रहा है। सो जैसे फर्स्ट टाइम आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग में आपको सेटअप करना पड़ता है। सो वैसे सेटअप कर लो, कुछ परमिशंस एंड टर्म्स वगैरह एक्सेप्ट करना रहता है, वो कर लेंगे हम लोग। ऑल राइट, सो ये रहा हमारा विंडोज़ बेस्ड वर्चुअल मशीन, और इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। सो आपको एक सिर्फ डेमो देना था। इसके बाद हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं फॉर नाउ, एंड अपने रिसोर्सेज को डिलीट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे रिसोर्स ग्रुप में, रिसोर्स ग्रुप एज्योर वीएम आरजी, जो अभी हम लोग ने रिसोर्स ग्रुप बनाया था। इसके बाद हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे, रिसोर्स ग्रुप का नाम कॉपी एंड इसमें पेस्ट टू कंफर्म एंड डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। सो हमारा जो सारे रिसोर्सेज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सो हमारे यहाँ पे सारे रिसोर्सेज डिलीट हो चुके हैं, और रिसोर्स ग्रुप में जाके देखते हैं रिफ्रेश करके, तो हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वो भी यहाँ पे डिलीट हो चुका है। चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो क्या क्या सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑल्दो जब हम लोग ने अपना वर्चुअल मशीन बनाया था तो कुछ बेसिक सेटिंग्स ही हम लोग ने कॉन्फ़िगर करी थी, और बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ हम लोग, ठीक है, हम लोग ने प्रोसीड कर दिया था। चलिए एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। वर्चुअल मशीन पे जाते हैं, क्रिएट पे करते हैं वर्चुअल मशीन। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट पेज है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम लोग ने प्रोवाइड कर दी थी। इसमें भी हम लोग ने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली थी कि इमेज कौन सी यूज़ करना है, साइज़ कौन सा यूज़ करना है, और इसको एक्सेस करने के लिए अकाउंट कौन सा होगा, कौन सा पोर्ट इनेबल करना है। तो बेसिक चीज़ें तो यहाँ पे हम लोग ने कवर कर ली थी। इसके अलावा आप देखोगे ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे टैब्स दिखाई देंगे, तो उसमें जाके आप स्पेसिफिक पार्ट्स को, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क में आपको क्या मिलता है। तो डिस्क में आप देखोगे सबसे पहले एक चीज़ है इनक्रिप्शन एट होस्ट। सो जो भी आपका डेटा है इनक्रिप्ट आपको करवाना है तो वो कर सकते हो। ऑल्दो अभी हमारे सब्सक्रिप्शन में ये, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट्स वाई अभी नहीं कर सकते, बट एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं, या तो ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। इसके बाद देखोगे डिस्क साइज़, तो ये अभी तक डिफ़ॉल्ट साइज़ के साथ जा रहा था, बट यहाँ पे आप साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट 127 गिग्स है, आप चाहो तो 1 टेराबाइट 500 GB भी आप इस टाइप से कर सकते हो। डिस्क टाइप कौन सा यूज़ करना है, SSD थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट आपके लेट से आपका काम नॉर्मल HDD में भी चलता है, तो देखोगे स्टैंडर्ड HDD का भी ऑप्शन है, ओके। एंड इसके बाद ऑप्शन है डिलीट विद VM। सो जब वर्चुअल मशीन बनेगा तो स्टोरेज भी बनेगा, और जब हम लोग वर्चुअल मशीन डिलीट करते हैं तो स्टोरेज भी डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा क्या है, देखो लेट से आपने एज्योर रिसोर्सेज में अलग से स्टोरेज बना के रखा है, तो वो स्टोरेज भी अपने वर्चुअल मशीन के साथ लिंक कर सकते हो। देखोगे नीचे एक आपके पास ऑप्शन है क्रिएट और अटैच ए न्यू डिस्क, मतलब आप डिस्क क्रिएट करके अटैच कर दो, या तो अटैच एन एग्जिस्टिंग डिस्क, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद नेटवर्किंग वाले पार्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं कि जो हमारा वर्चुअल मशीन है तो रिसोर्स होगा वो कौन सा वर्चुअल नेटवर्क है, तो सबनेट का पार्ट होगा। ऑल्दो जब हम लोग सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये वाला प्रोसेस एज्योर हमारे बिहाफ में कर देता है। सो अज्यूम करो कि आपने ऑलरेडी एक अपना वर्चुअल नेटवर्क बना के रखा है और आपके सारे रिसोर्सेज को उसका पार्ट बनाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके अपना वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये उसके लिए है। इसके बाद नीचे आएंगे तो पब्लिक आईपी आपको बनाना है कि नहीं, ऑल्दो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक आईपी हमको क्रिएट करके देता है।
इसके बाद है सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पे बेसिक है। इसके बाद पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स कौन से अलाउ करना है, तो ये हमको बेसिक ऑप्शन में भी मिल जाता है कि कौन सा पोर्ट हमको इनेबल करना है। एंड इसके नीचे है लोड बैलेंसिंग ऑप्शन, अभी तो नन है बट यहाँ पे हमको एज्योर लोड बैलेंसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऑल तो ये चीज़ें हम लोग आने वाले सेक्शंस में कवर करेंगे एंड उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेक्शन में ही इसको अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम लोग मैनेजमेंट में जाते हैं, तो कुछ ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी वर्चुअल मशीन को ऑटो शटडाउन, कि मान लो अगर आपको डेली शटडाउन वगैरह कराना है किसी टाइम पे, तो आप यहाँ पे ठीक है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बैकअप अगर आपको इनेबल कराना है तो वो ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा मॉनिटरिंग, सो लेट्स से वर्चुअल मशीन पे आपकी कोई सेंसिटिव या तो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ठीक है डिप्लॉयड है, तो मॉनिटरिंग एंड अलर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो विच मीन्स कि अगर किसी एक स्पेसिफिक इवेंट में लेट्स से कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो किसी इवेंट के बेसिस पे आपको अलर्ट्स ठीक है चाहिए, क्योंकि देखो आप दिन भर तो अपने सिस्टम के सामने बैठ नहीं सकते हो। मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपको उसके बेसिस पे अलर्ट्स रिसीव करना है लेट्स से ईमेल पे, सो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके अलावा आप एप्लीकेशन हेल्थ मॉनिटरिंग को भी इनेबल कर सकते हो। इसके बाद एडवांस वाले टैब में जाते हैं, इसमें हम लोग ने देखा था कस्टम डेटा में हम लोग ने अपनी स्क्रिप्ट रन करी थी, या तो आप अपने स्टेप्स स्क्रिप्ट दे सकते हो जो भी वर्चुअल मशीन बनने के बाद आप जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। इसके बाद आप टैग्स प्रोवाइड कर सकते हो कि जो भी देखो रिसोर्सेज बनते हैं आप एक टैग्स प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि सो लेट से आपने 5 रिसोर्स बनाए, उसमें से 3 आपके डेवलपमेंट के हैं, 2 प्रोडक्शन के हैं, तो आप वहाँ पर अगर टैग यहाँ पर प्रोवाइड कर दोगे सो आपको थोड़ा सा बाद में ना मैनेज करने के लिए या तो अपने रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करने में आपको ईजी पड़ेगा वो। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीएम साइज़ के बारे में। जब हम लोग वर्चुअल मशीन बना रहे थे हमको एक सेक्शन मिला था जहाँ पे हम लोग साइज़ को ठीक है सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला साइज़ वाला ऑप्शन, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जब सेलेक्ट ऑल साइजेस करते हैं। सो यहाँ पे हमको बहुत सारी सीरीज़ दिखाई देती हैं, बी सीरीज़, डी, ई, एफ सीरीज़, ओके। एंड इसमें भी एक सीरीज़ के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जैसे किसी एक सीरीज़ में आप जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने सीपीयू है, कितना रैम है, और जब इसको आप स्क्रॉल करते हो तो लास्ट में आपको यहाँ पे पर मंथ का कॉस्टिंग भी दिख जाता है। ऑल दो यहाँ पे अनअवेलेबल है, पर चले वो दूसरी सीरीज़ में ट्राई करते हैं। सो यस अगर आप देखोगे ई सीरीज़ ये जो है इसमें जो कॉस्टिंग है आप देखोगे $110 पर मंथ से लेकर $180 पर मंथ तक इसका कॉस्टिंग है। ऑल दो आप इन सीरीज़ के बारे में और अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है, आप लेट से अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करना है तो आपको इन डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज चाहिए, राइट। तो आप सिंपली क्या है गूगल पे जाओ, साइजेस फॉर वर्चुअल मशीन इन एज्योर पे चले जाओ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है साइजेस फॉर वर्चुअल मशीन इन एज्योर। सो इसमें एक प्रॉपर वीडियो भी दिया है और इसके नीचे आप देखोगे वीएम साइजेस एंड सीरीज नेमिंग कन्वेंशन। और जैसे कि किसी साइज में कुछ इस टाइप का नाम है, मान लो DCADS_V5 सीरीज, तो इसमें हर एक जो लेटर है इसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि डी एक फैमिली है, इसके बाद सब फैमिली है, इसके बाद ए है, अगर ए दिख रहा है स्मॉल लेटर दैट मीन्स ये AMD फैमिली का है। अगर यहाँ पे P दिया हुआ है तो ARM ठीक है फैमिली का है। इसके नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ VM साइज फैमिलीज बाय टाइप, तो अलग अलग टाइप के बेसिस पे देखो स्टार्टिंग इन लोगों ने किया जनरल पर्पस, और ये जनरल पर्पस किस कंडीशन है तो किस सिचुएशन के लिए आइडल है तो वो भी लिखा हुआ है। देखो आइडल फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, स्मॉल टू मीडियम डेटाबेसेस एंड लो टू मीडियम ट्रैफिक वेब सर्वर्स, ओके। सो यहाँ से आपको और आइडिया मिल जाएगा कि कौन से पर्पस के लिए कौन सी सीरीज आपके लिए सूटेबल होगी। ये तो रहा जनरल पर्पस। इसके बाद आप देखोगे कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, सो ये किसके लिए आइडल है, देखोगे दीज साइजेस आर गुड फॉर मीडियम ट्रैफिक वेब सर्वर, नेटवर्क अप्लायंसेस, बैच प्रोसेस एंड एप्लीकेशन सर्वर, ओके। इसके नीचे आएंगे तो मेमोरी ऑप्टिमाइज मिल जाएगा जिसमें आपको देखोगे ई सीरीज दिखाई दे रही है, एम सीरीज भी है, ओके। एंड ये किसके लिए आइडियल है तो देखोगे ग्रेट फॉर रिलेशनल डेटाबेस सर्वर्स, ओके, मीडियम टू लार्ज कैशेस एंड इन मेमोरी एनालिटिक्स। सो यहाँ से आपको और आइडिया मिल जाएगा, और आपको किसी भी सीरीज के बारे में जैसे कि ई सीरीज है इसके बारे में और इन डेप्थ समझना है तो ये ठीक है डॉक्यूमेंटेशन आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब थोड़ा सा एज्योर वीएम प्राइसिंग मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग को सिर्फ एक चीज़ पता था कि पे एज यू गो मॉडल पे वर्क करता है, मतलब जितना रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिलिंग होगी और उतना हमको चार्ज करना पड़ेगा। ऑल्दो अभी हम लोग लाइनिंग फेस में है तो जो भी हमको फ्री क्रेडिट मिल रहा है तो हम लोग उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, ओके। बट
अभी एक सिनारियो लेते हैं कि मान लीजिए आपको अपनी खुद की वेबसाइट आगे जाके ठीक है डिप्लॉय करना है, होस्ट करना है, या तो आपको एक क्लाउड सर्विस अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप प्राइसिंग मॉडल अच्छे से समझो। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये था पे एज यू गो मॉडल। और इसके बाद हम लोग ने जब अकाउंट बनाया था तब हम लोग ने देखा था कि इनकी वेबसाइट पे एक प्राइसिंग कैलकुलेटर दिया होता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो कि कितने रिसोर्सेज अगर आप यूज़ करोगे तो कितना आपका बिल होगा, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। ऑल दो सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गूगल पे जाओ, एज्योर वीएम प्राइसिंग मॉडल है, आप ऐसा सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आ जाएगा इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन विंडोज़ वर्चुअल मशीन प्राइसिंग, तो इस पर आप क्लिक कर लो। इसमें आप देखोगे एक्सप्लोर प्राइसिंग ऑप्शंस, मतलब अलग अलग ऑप्शंस हैं ठीक है प्राइसिंग के। पहला जो है पे एज यू गो, जो हम लोग ने समझा या तो बात की है। इसके अलावा कुछ और भी इनके प्लान्स होते हैं, जैसे कि एज्योर सेविंग प्लान फॉर कंप्यूट, इसके बाद है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, स्पॉट एक्सेट्रा। अब ये इनके अलग अलग क्या तरीके होते हैं, आप चाहो तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो। जैसे कि क्या है, सेव मनी अक्रॉस सेलेक्ट कंप्यूट ग्लोबली बाय कमिटिंग इट टू एक्सपेंड आ फिक्स्ड आर्ली अमाउंट फॉर 1 और 3 ईयर्स। मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए आपको अगर अपने रिसोर्सेज को फिक्स चाहिए, तो उस केसेस में आप क्या है इनके ये वाला प्लान ले सकते हो, एज्योर प्लान। अब नीचे जाओगे ना तो आप देखोगे आपको यहाँ पे इनके कंपैरिजन भी दिख जाएगा। अब जैसे कि देखो ये सिंपल सा एक इन्होंने कंपैरिजन दिया, जैसे कि बी सीरीज है, सो आप इनका बेसिक बी सीरीज वाला ठीक है इंस्टेंस लेते हो तो पे एज यू गो मॉडल में आपको $7.5 पर मंथ का चार्ज लगेगा। लेकिन जब आप 1 ईयर सेविंग प्लान के साथ चले जाते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो $5 पर मंथ में हो जाएगा। ठीक है, तो करीब $2.5 आपका यहाँ पे बच रहा है। इसके बाद आप 3 ईयर का प्लान ले लेते हो तो आपको $3.4 पर मंथ आपको चार्ज करेगा। सो आप यहाँ पे देखोगे 54% तक की आपकी सेविंग्स हो जाएगी। तो आपको बहुत ही हिसाब से अपने रिसोर्सेज चुनना है अपने बिजनेस के लिए। अब देखो सिंपल सा एक यूज़ केस है कि मान लीजिए आपको जो वर्चुअल मशीन के रिसोर्सेज है वो रोज एवरीडे बेसिस पे नहीं चाहिए। लेट्स से आप एक टेस्टिंग पर्पस के लिए क्लाउड यूज कर रहे हो, ओके। सो टेस्टिंग आप कब करोगे, लेट्स से आपकी कोई एप्लीकेशन है उसमें एक नया फीचर आ रहा है तभी आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ महीनों में आप कर रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप पे एज यू गो मॉडल पे जाओ। अदरवाइज लेकिन अगर आपका एक परमानेंटली किसी एप्लीकेशन को आप डिप्लॉय कर रहे हो तो इट्स बेस्ट कि आप 1 से लेकर 3 साल तक का प्लान ले लो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी बहुत सारी सेविंग्स भी हो जाएगी। यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्पॉट का, इसमें क्या बोल रहा है ये, बाय अनयूज्ड एज्योर कंप्यूट कैपेसिटी, मतलब जो इनकी अनयूज्ड जो भी कैपेसिटी या तो ठीक है जो रिसोर्सेज हैं वो आपको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, इंटरप्टेबल, मतलब ये इंटरप्ट कर सकता है आपके वर्क को। सो आपका कोई ऐसा वर्क हो ना जो ऐसा सेंसिटिव ना हो कि अगर ठीक है रुक भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो उस केसेस में आप स्पॉट आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये पे एज यू गो से सस्ता होता है, लेकिन इससे बेटर अगेन ये हमारा जो एज्योर सेविंग प्लान है वो ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ प्राइसिंग मॉडल में ना आप एक टर्म यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे, AHB जो दिया हुआ है वो है एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट। इसका सिंपल सा मतलब है जब भी आप विंडोज सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप अपने खुद के लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, ये AHB मीन्स ये जो आप प्राइसिंग देख रहे हो ये सिर्फ कंप्यूटिंग की या तो रिसोर्सेज की कॉस्टिंग है, इसमें लाइसेंस फीस ऐड नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको लाइसेंस का भी फीस देना है, ये एप्लीकेबल है विंडोज सर्वर के लिए। और जैसे ही अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे OS है तो सॉफ्टवेयर चेंज कर देता, सो लेट्स से मुझे उबंटू यूज़ करना है, सो यहाँ मैंने OS चेंज कर दिया है। सो आप देखोगे AHB आप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, सो वो एप्लीकेबल है विंडोज सर्वर के लिए। एंड अब यहाँ पे जो भी आप प्राइसिंग देख रहे हो ये लिनक्स बेस्ड हमारा जो VM बनेगा उसकी कॉस्टिंग है। एंड प्राइसिंग देखने या तो समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसी इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना यहाँ पे प्राइसिंग दिया हुआ है एंड इवैल्यूट में प्राइसिंग कैलकुलेटर दिया हुआ है। सो जो भी टाइप के आप रिसोर्सेज को कस्टमाइज करना चाहते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे कि देखो मुझे वर्चुअल मशीन बनाना है, ऑल्दो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे पूरे रिसोर्सेज अलग अलग कैटेगरी में दिए हुए हैं। लेट्स से आपको वर्चुअल मशीन बनाना है, ऐड टू एस्टिमेट किया मैंने और यहाँ पे व्यू किया। सो जैसे ही मैंने वर्चुअल मशीन ऐड किया तो आप देखोगे यहाँ पे $151 पर मंथ यहाँ पे आ गया। बट ऑल दो मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इंस्टेंस है लेट से और सिंपल बेसिक हम लोग यहाँ पे साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 0.75 GB रैम पे चले जाता हूँ और जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे कॉस्टिंग कितनी हो गई, $29.20। सो आप बजट के हिसाब से या तो अपने कस्टमाइज वर्चुअल मशीन ठीक है के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसिंग भी चेक कर सकते हो।